हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वांटम नंबर्स, और उसमें दो क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आज का लेक्चर है लेक्चर 9 क्वांटम नंबर्स का सेकंड पार्ट, और आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या? स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये दिया गया था लिंडे के द्वारा, गिवन बाय लिंडे, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए, ये क्या होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखाता है, मतलब कि ऑर्बिटल को दिखाता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है और इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए, तो वैल्यू ऑफ m अगर हम देखें तो ऑल इंटीग्रल वैल्यू फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0। तो देखिए क्या होता है कि m का वैल्यू जो होता है वो लाई करता है m = -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 भी होता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, m = -l फिर 0 और +l, तो ये m का वैल्यू हो जाएगा। तो m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू लाई करेगा -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। अब देखिए, अब ऑर्बिटल होता क्या है, और अभी तो हमने जान लिया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऑर्बिटल होता क्या है। तो देखिए, ऑर्बिटल क्या होता है, एक 3D स्पेस होगा अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। मतलब क्या कहना हुआ कि ऑर्बिटल ऐसा एक 3D स्पेस होता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग, उसी 3D स्पेस को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल। तो देखिए, किसी ऑर्बिटल को हम लोग 3 क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं 2px का। क्या? 2px का। तो आपको पता है 2px है, यानी कि n क्या हो गया, 2, क्योंकि ये आपको पता है, ये दिखाता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n हो गया हमारा 2, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 2। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था p का जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि l जो होता है वो होता है 1। क्या? 1। तो यहाँ l क्या हो गया, 1। अभी मैंने आपको बताया कि m का वैल्यू जो होता है वो लाई करता है -l से लेके +l तक। यानी कि p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, px, py और pz, ठीक है। इतना ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, -1 से लेके +1 तक, यानी कि -1, 0 और +1। तो देखिए, इसका तो 0 होगा, ये फिक्स है, py का 0 होगा, ये फिक्स है। बट ये px और pz, इसका +1 होगा, -1 होगा, ये आपको नहीं पता। इसलिए यहाँ पे m का वैल्यू जो होगा या तो +1 या तो -1 होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे p दिया हुआ रहता तो ये वैरी करता -1, 0 और +1 कोई में भी। बट यहाँ पे दिया होगा px, तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू, -1 या फिर +1। तो बस यही सिंपल था। इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको तो ये पता ही हो जाएगा, सिंपल है, याद हो जाएगा कि ऑर्बिटल क्या होता है। एक 3D स्पेस होता है जहाँ के इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये तो ईजी है, ये आपको एकदम इजीली याद हो जाएगा। बट आपको सिंपल क्या याद रखना है कि m का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है। तो सिंपली आप याद रखोगे कि -l से लेके +l तक वेरी करेगा इंक्लूडिंग 0। तो बस यही था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखेंगे कि नोड क्या होता है। अभी तो आपने देखा कि ऑर्बिटल क्या होता है, और ऑर्बिटल में क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होता है। अब देखिए नोड क्या होता है। देखिए, नोड इज़ अ पॉइंट, लाइन और प्लेन और सरफेस। मतलब क्या है, नोड जो है एक पॉइंट हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, एक सरफेस हो सकता है, या फिर एक लाइन हो सकता है, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। क्या? 0। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होगा उसी को हम लोग कहेंगे नोड। आइदर इट इज़ पॉइंट, प्लेन, लाइन और सरफेस, सबको कहेंगे क्या, नोड। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जो होगा 0 होगा उसी को हम लोग कहेंगे नोड, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होता है।
क्योंकि आपको पता है कि ये तो मुझे पता हो गया कि जीरो होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गया वो जीरो हो गया। और आपको ऑर्बिटल में पता है कि ऑर्बिटल कितने होते हैं, आपको सब में पता है कि क्या कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए हमें बोला जाएगा कि किसी भी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या फिर n के वैल्यू में हमसे पूछा जाएगा कि कितना नोड्स प्रेजेंट है, टोटल नोड्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए हमें बोला जाए तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, n-1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये। तो ये आपको एकदम याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमसे पूछा जाए तो सिंपल हम लोग n-1 कर देंगे। जैसे देखिए आपको दिया हुआ है n का वैल्यू 3, तो हमसे पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो होता है n-1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3-1 यानी कि 2, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गया 2। अब देखिए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नोड्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नोड्स हो गए हमारे, दो टाइप के नोड होते हैं, एक तो रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड। तो देखिए रेडियल नोड्स को हम लोग नोडल सरफेस भी कहते हैं। आपको डायरेक्टली ये नहीं होगा क्वेश्चन में, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरेक्टली रेडियल नोड्स ही पूछा जाएगा, आपको बोल देगा कि उसमें नोडल सरफेस कितना प्रेजेंट है। जैसे देखिए एंगुलर नोड्स को भी हम लोग क्या करते हैं, नोडल प्लेन, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि रेडियल नोड को हम लोग नोडल सरफेस कहते हैं और एंगुलर नोड को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको एकदम याद रखना है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ रेडियल नोड या फिर नंबर ऑफ नोडल सरफेस पूछा जाए तो n-l-1 करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमसे एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन पूछा जाए तो l का वैल्यू जो होता है वही हो जाता है हमारा एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन। और न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट को हम लोग नोड में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नोड कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगा या फिर जीरो होगा। तो न्यूक्लियस के पास भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होता है एंड इनफाइनाइट पे भी जीरो होता है, लेकिन इन दोनों को हम लोग नोड में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए रेडियल नोड और नोडल सरफेस क्या हो गया, n-l-1, और फिर एंगुलर नोड हो गया और नोडल प्लेन हो गया l। देखिए जैसे कि देखिए आपको एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3s में हमसे पूछा गया है कि एंगुलर रेडियल नोड क्या होगा। तो रेडियल नोड आपको पता है n-l-1 होता है, तो 3 है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया 3। और आपको पता है l का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, यानी कि s3-0-1 यानी कि नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखिए अब हमसे पूछेगा कि एंगुलर नोड क्या होगा, तो एंगुलर नोड आपको पता है l हो रहा है, तो यानी कि एंगुलर नोड 0 हो जाएगा क्योंकि s का वैल्यू 0 होता है। तो टोटल नोड्स नंबर ऑफ नोड्स कितने प्रेजेंट हो गए, n-1 प्रेजेंट होता है, यानी कि 3-1 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ऐसे टोटल तो नोड आपने निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड हो रहा है हमारा 2। तो इसी तरह देखिए आप यहाँ 0 है और ये 2 निकला, तो 2 + 0 2, तो टोटल नोड ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बस यही था नोड का कॉन्सेप्ट, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम शेप ऑफ द मतलब टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल सबसे पहले देखेंगे। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले केस 1, मतलब इफ़ l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है l इज इक्वल टू 0 है यानी कि s ऑर्बिटल है, तो l इज इक्वल टू 0 तो m भी 0। तो ये अब हम पढ़ेंगे s ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शेप ऑफ s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का शेप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले द s ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियस। और द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या इसमें जानना है कि इसका शेप जो होता है वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है अबाउट द न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस है तो सिमेट्रिकली स्फेरिकल, मतलब ये स्फेरिकल तो है और वो भी सिमेट्रिकल है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, पूरे स्फेयर में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकली स्फेरिकल, ठीक है। तो इसका आपको पता हो गया कि इसका शेप जो होता है वो होगा स्फेरिकल सिमेट्रिकली, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमें ये कह रहा है कि द साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मतलब इसका जो हम साइज निकालते हैं तो वो उसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जैसे देखिए ये 1s है, 2s है, 3s है, तो ये जो है डिपेंड करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे।
जैसे देखिए यहाँ पे 1s है, 2s है, 3s है, तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा ऑर्बिटल का। तो देखिए सबसे बड़ा साइज क्या हो जाएगा 3s का, फिर 2s का, सबसे कम हो जाएगा 1s का। तो यही यहाँ पे कहना है कि साइज ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए हम इसका शेप देखते हैं और इसमें नोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस होता है। तो ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये हो गया 1s का स्ट्रक्चर, ये स्फेयर हो गया 1s। तो आपको देखिए 1s में न्यूक्लियस पे नहीं हम लोग क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस एंड इनफाइनाइट पे हम लोग नोड नहीं लेते हैं, तो 1s में क्या हो जाएगा, नोड 0 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, n-1 होता है तो 1 - 1 0। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे नोड 0 होंगे। अब देखिए 2s का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये 1s का हो गया। ठीक है, अब ये बीच में एक स्पेस रह जाता है, क्या रह जाता है, स्पेस रह जाता है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होता है। यहाँ पे इस स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होंगे। और उसके बाद हमारा आता है 2s, और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे 2s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जो स्पेस हमारा बच गया 1s एंड 2s के बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं नोड। तो ये क्या हो गया, नोड। और ये 2s का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें कितने नोड प्रेजेंट है, एक नोड प्रेजेंट है, यानी कि जितना ज़्यादा n का वैल्यू होगा उससे एक कम जो हो जाता है हमारा नोड का वैल्यू हो जाता है। दो ऑर्बिटल के बीच में एक नोड प्रेजेंट होते हैं, तो ये 1s और ये 2s, दो नोड के बीच, दो ऑर्बिटल के बीच में एक नोड प्रेजेंट है। तो ये हो गया, यानी कि 2s में, यानी कि 2 - 1 में एक नोड प्रेजेंट है। अब देखिए 3s का स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अराउंड ये 1s स्ट्रक्चर हो गया, और ये स्पेस हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं नोड। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2s, ये 2s हो गया। ठीक है, 2s के बाद एक स्पेस आ जाता है, उसके बाद आता है उसके बाद ये स्पेस आ गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3s। तो देखिए यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, क्योंकि ये दोनों स्पेस में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होता है, इसी को हम लोग कहेंगे नोड। और 3s में दो नोड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 3 - 1 = 2, तो यहाँ पे दो नोड प्रेजेंट हो गए। तो बस यही ज़्यादा सारे सिंपल कॉन्सेप्ट थे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस, एंड इसका साइज जो होता है डिपेंड करता है ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो दो ऑर्बिटल के बीच में एक नोड प्रेजेंट होता है। बस यही सारे कॉन्सेप्ट था इसमें, और भी आगे है इस ऑर्बिटल के बारे में, तो अभी आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इस ऑर्बिटल के बारे में, और भी जो डिफरेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, although the s orbital belonging to the different cells are spherically symmetrical, yet they differ in certain respect। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो s ऑर्बिटल वो होता है वो सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट ये सर्टेन रेस्पेक्ट में कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला पॉइंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन इन इज फाउंड टू बी मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस। अभी आपने देखा कि न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जैसे जैसे न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो होगा डिक्रीज करेगा। वैसे ही सेम 2s इलेक्ट्रॉन में होता है, क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास जो होगा मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो होता है डिक्रीज करते जाता है, आइदर इट इज़ 1s और 2s। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, द इंटरमीडिएट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी इज 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस। और जहाँ पे इंटरमीडिएट रीजन होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगा इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का, उसको कहते हैं नोडल सरफेस। जैसे कि देखिए ये 1s हो गया, उसके बाद ये 2s जो होता है, तो 2s से पहले ये एक आपने देखा था अभी फिगर में कि एक जगह होता है, एक प्लेन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 होता है। तो 1s में तो नोडल सरफेस क्या हो गया, 1s में नोडल सरफेस जो हो गया वो 0 हो गया नोडल सरफेस, एंड 2s में नोडल सरफेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस रिस्पेक्ट में एक रिस्पेक्ट में डिफर हो जाता है 1s से 2s की। 2s में नोडल सरफेस प्रेजेंट होते हैं, 1s में नोडल सरफेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एक रिस्पेक्ट तो ये हो गया। और दूसरा रिस्पेक्ट आता है, द साइज ऑफ द एनर्जी ऑफ द s ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेज। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज भी ऑर्बिटल का इंक्रीज होता है, सेम एनर्जी के साथ भी। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगा। जैसे कि देखिए 1s है, 2s है, 3s है,
ठीक है। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी और साइज बड़ा किसका हो जाएगा, 3s का, फिर उसके बाद 2s और फिर 1s। 1s का एनर्जी सबसे कम एंड साइज भी सबसे छोटा, तो इस रेस्पेक्ट में भी 1s 2s एंड 3s जो हो गया डिफर हो गया। तो यही दोनों रेस्पेक्ट में क्या था कि एस ऑर्बिटल जो होता है खुद से यानी कि 1s 2s 3s में डिफर होता है, ठीक है। तो यही दोनों रेस्पेक्ट था। तो अभी आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम देखते हैं एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एस ऑर्बिटल में क्या है, सबसे पहले तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे मतलब एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये 1s का शेप हो गया, ये न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये 1s 2s और ये 3s। तो आपको मैंने अभी बताया था कि दो ऑर्बिटल के बीच में एक जो प्लेन होता है वो एरिया होता है, उसको कहते हैं हम लोग नोडल सरफेस। तो ये 1s हो गया, ये 2s, ये 3s। तो 1s एंड 2s के बीच में जो एरिया हुआ उसको कहते हैं नोडल सरफेस, और 2s एंड 3s के बीच में जो एरिया हो गया उसको कहते हैं नोडल सरफेस। तो ये दोनों हो गया नोडल सरफेस, ठीक है। यही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है एस ऑर्बिटल का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि द एस ऑर्बिटल ऑफ द हायर एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो सिमेट्रिकली स्फेरिकल। जैसे अभी आपने देखा कि जो एक एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, वैसे ही जैसे लोअर लेवल में होता है वैसे सेम हायर लेवल में भी होता है क्या कि एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल में भी क्या होता है कि सिमेट्रिकली स्फेरिकल होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है कि लोअर लेवल या फिर हायर एनर्जी लेवल में, कोई डिफरेंस नहीं आता है। लोअर एनर्जी लेवल में भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होगा एंड हायर एनर्जी लेवल में भी सिमेट्रिकली स्फेरिकल होगा। तो बस यही था एस ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे पी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आप केस 2 देखते हैं। केस 2 में है जब L = 1 रहे। अभी हम लोग देखा था L = 0 यानी कि एस ऑर्बिटल एक सबसेल पे। अब देखेंगे हम लोग पी सबसेल, ठीक है। तो पी सबसेल में अभी क्या होगा कि L का वैल्यू 1 होता है, तो m का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा। m का वैल्यू आपको पता था कि -L से लेके 0 एंड +L तक जो होता है वेरी करता है। तो देखिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 एंड +1 यानी कि px pz py, ठीक है। ये हो गया 3 ऑर्बिटल p सबसेल का। अब देखिए इट इम्प्लाइज p सबसेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स कॉल्ड px py pz। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होता है, px py एंड pz। अब देखिए हम इसका शेप देखेंगे। these 3p ऑर्बिटल पोजेस सेम एनर्जी एंड देयरफॉर सेम रिलेशन विद द न्यूक्लियस। देखिए ये क्या होता है कि p ऑर्बिटल में क्या होगा कि सारा जो होगा सेम एनर्जी पोजेस करेगा एंड सेम रिलेशन विद द न्यूक्लियस पोज करेगा, बट डिफर इन देयर डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये डायरेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में डिफर करेगा। और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है डम्बल शेप। क्या, डम्बल शेप, DUMBBEL, डम्बल शेप, इसका शेप होता है डम्बल शेप, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे जो पी ऑर्बिटल के पी सबसेल के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन थे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे देखिए इसका पी ऑर्बिटल का हम लोग शेप देखते हैं। तो px का शेप क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया कि इसका शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है। तो 3 एक्सिस है px y z। px में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होगा x पे होगा, तो ये क्या हो गया x पे, ठीक है। फिर py में y में, फिर pz में z में, ये हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 3p ऑर्बिटल्स आर सिचुएटेड एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, राइट एंगल्स टू वन अनदर। तो जैसे कि देखिए एक क्या है, एक है एक्स एक्सिस में, एक है वाई एक्सिस में और एक है जेड एक्सिस में। तो क्या है, तीनों एक दूसरे एक सबके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही बोला गया है कि पी ऑर्बिटल जो होता है सिचुएटेड होता है राइट एंगल टू वन अनदर, मतलब हर एक के राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ईच पी ऑर्बिटल हैज़ डम्बल शेप। अभी मैंने आपको बताया था कि पी ऑर्बिटल का क्या स्ट्रक्चर होता है, डम्बल शेप होता है। अब देखिए the two lobes of each orbital are separated by a plane of zero electron density called nodal plane, ठीक है। जो 2 लोब होता है डम्बल शेप का, जो 2 लोब होता है डम्बल का, एक लोब ये एक लोब ये, और ये सेपरेटेड होगा एक प्लेन से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो 0 होता है। उस प्लेन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन। जैसे कि देखिए ये 2 लोब है, ठीक है, ये 2 लोब है। तो
इसमें क्या है कि एक प्लेन होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा। तो जैसे देखिए एक ये एक्स में है, तो इस प्लेन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। तो इसको हम लोग कहेंगे नोडल प्लेन। ओके, अब देखिए आगे, ये हो गया पी एक्स में। और पी वाई में क्या होता है, एक्स में जो देखिए एक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो इसमें क्या हो गया, नोडल प्लेन ये, ठीक है। अब देखिए पी जेड में, इसमें क्या है कि ये जेड है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्स में और वाई में जीरो है। तो इसमें एक प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो गया। तो इसका क्या हो गया, ये वाला जो हो गया ये हो गया नोडल प्लेन। तो बस यही था कि इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं और तीनों जो होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, इसका डंबल से स्ट्रक्चर होता है और इसमें नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है जीरो होता है। तो ये था, अभी इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर देखिए आगे पी ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं, पी सब सेल में देखते हैं, इच पी ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी लेवल, मतलब हायर एनर्जी लेवल, अभी आपने देखा 2p का 3p का, हायर एनर्जी लेवल में भी इसका शेप जो होगा वो डंबल शेप ही होता है, बट इसमें क्या हो जाता है, एक नोडल सरफेस आ जाता है। यही डिफरेंस होता है हायर पी ऑर्बिटल में एंड लोअर पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस था। अब देखिए, अब हम देखते हैं नोडल सरफेस और नोडल प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन। तो नोडल सरफेस क्या होगा कि ऑर्बिटल लेते हैं 3px 4px और अगर मैं npx, ठीक है। तो देखिए आपको पता है नोडल सरफेस जो हो गया इसमें जो होता है n-l-1 होता है। तो देखिए 3 है, 3 माइनस p का 1 होता है, 1 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 1, फिर वैसे ही 4 माइनस 2 करेंगे 2, एंड npx का निकालना होगा तो n माइनस 2, ऐसे नोडल सरफेस निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन सबसे पहले px में, अभी आपने देखा था स्ट्रक्चर सरफेस मतलब स्ट्रक्चर में कि जो जिस एक्सिस पे रहता है वो हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होता है, उसके एक बीच में जो होता है वो होता है एक प्लेन, और वो प्लेन हो जाता है नोडल प्लेन। तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है जीरो होता है, और पी वाई में हो जाएगा एक्स जेड प्लेन एंड पी जेड में हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ऐसे नोडल प्लेन था और नोडल सरफेस था, ये दोनों पॉइंट था। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो बस यही था पी ऑर्बिटल के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में, तो अभी आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम केस 3 देखते हैं। केस 3 है L = 2 यानी कि डी सबसेल का। तो देखिए डी सबसेल का जब L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, +2 से -2 से लेके +2 तक होगा, यानी कि -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो -2 हो गया dxy, -1 हो गया dy z एंड 0 हो गया dz²। ये आपको याद रखना है, dz² हमेशा 0 होता है, और +1 dzx एंड +2 dz(x²-y²), ठीक है। तो टोटल 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी सबसेल में। तो इसका शेप देखते हैं अब हम। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होता है, एक डबल डंबल शेप होता है। क्या, डबल डंबल शेप। जैसे कि देखिए इसका 5 ऑर्बिटल है dxy, dyz, dxz, dx²-y² एंड dz²। तो देखिए जब dxy होगा तो xy प्लेन में क्या इसका डबल डंबल होगा, पहले तो एक x प्लेन में होगा फिर दूसरा y प्लेन में होगा, तो ये हो गया डबल डंबल शेप। फिर वैसे ही इसमें y और z प्लेन में होगा 2 डंबल शेप एंड डबल डंबल शेप, एंड फिर x z में होगा dxz में डबल डंबल शेप, फिर x² - y² में क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है y xy प्लेन में y पे, ठीक है। एंड ये हो गया dz² का स्ट्रक्चर। तो भाई ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना और ये याद रखना है, बस इसमें ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। ये हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे नोडल प्लेन, नोडल सरफेस कौन कौन से होते हैं डी सबसेल में, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम देखते हैं डी ऑर्बिटल में नोडल पॉइंट, नोडल प्लेन एंड नोडल सरफेस कितने कितने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन डी ऑर्बिटल्स में नोडल पॉइंट क्या होगा, जहाँ वैसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 0 होता है, तो नोडल पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि आपको पता है ये डबल डंबल शेप है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, 0 होगा, तो नोडल पॉइंट हो गया 1, क्योंकि सारे में एक ही पॉइंट यहीं पे होगा नोडल पॉइंट, यानी कि एक नोडल पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं नोडल सरफेस। तो आपको पता था नोडल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, n-l-1 होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3dxy से स्टार्ट होगा, क्योंकि d जो होता है 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है n-l-1 होता है, तो n तो हो गया 3,
डी का होता है 2 - 1, तो ये क्या हो गया 0, तो इसमें 0, फिर यहाँ पे करोगे तो हो जाएगा 4 - 3 1। वैसे ही अगर n से डी एक्स वाई का निकालना है तो n - 3, ये टोटल आपका नोडल सरफेस निकल गया। अब नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन क्या होता है, वैसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है। तो डी एक्स वाई में नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स जेड एंड वाई जेड। डी एक्स जेड में हो जाएगा एक्स वाई एंड जेड वाई, एंड डी जेड वाई में हो जाएगा जेड एक्स एंड जेड वाई एक्स। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर में 2 नोडल प्लेन होता है, बस आपको ये याद रखना है। एंड डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, 0 होता है। ये आपको एकदम याद रखना है, पूछा जाएगा डायरेक्ट कि डी कौन से डी ऑर्बिटल में जो होता है नोडल प्लेन 0 होगा, तो डी जेड स्क्वायर में। तो बस यही सारे सिंपल चीज़ थे जो आपको याद रखना है, तो बस इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए, फोर्थ क्वांटम नंबर देखते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो ये दिया गया था गॉडस्मिट एंड अनहेलबेक के द्वारा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि वो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रॉन के खुद के एक्सिस पे किसका क्या डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन। तो देखिए ये सिंपली क्या डिनोट करेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ठीक है। अब देखिए फॉर क्लॉकवाइज और स्पिन अप इलेक्ट्रॉन, मतलब या फिर वो क्लॉकवाइज हो या फिर स्पिन अप हो, उसके लिए +1 होता है, +1/2 होता है। या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर स्पिन डाउन हो तो उसके लिए -1 होता है। यानी कि इसका वैल्यू या तो प्लस या तो -1/2 होगा, ठीक है, +-1/2। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, √s × s+1 × h/2π। और आपको पता है h/2π को हम लोग हैश भी कहते हैं, तो इसको हैश भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो क्या होता है कि हर एक ऑर्बिटल क्या है, अकोमोडेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है एक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो अप होगा एंड एक डाउन होगा। यही है स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। और एक और अगर ऐसे रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं तो ये जो है ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। क्या है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। तो बस यही था स्पिन क्वांटम नंबर कि ये क्लॉकवाइज रहेगा तो +1/2, या फिर स्पिन अप रहेगा तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा या फिर स्पिन डाउन रहेगा तो -1/2। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और ये जो है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन का। तो बस यही था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बताइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी इन सारे वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।